स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उन केमिकल्स की जो हमारे पाचन तंत्र मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के कामकाज को कंट्रोल करते हैं। ये रेगुलेटरी सब्सटेंस कहलाते हैं। हमारे पास एक टेबल है जिसमें बताया गया है कि ये कहाँ बनते हैं, क्या काम करते हैं, इनका रेगुलेशन कैसे होता है और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं। मकसद सीधा सा है इन मॉलिक्यूल्स को आसान भाषा में समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रिन की। ये पेट के एंट्रम और ड्यूडेनम के जी सेल से निकलता है ना? हाँ बिल्कुल, जी सेल से। और इसका मेन काम? वो तो पेट में एसिड मतलब H+ आयन का स्राव बढ़ाना है। सही का, एसिड प्रोडक्शन इसका मुख्य काम है। पर इसके अलावा ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा की ग्रोथ और पेट की मोटिलिटी मतलब हरकत को भी बढ़ावा देता है। अच्छा, और ये निकलता कब है? मतलब इससे क्या चीजें ट्रिगर करती हैं? देखिए, जब पेट फैलता है, जैसे खाना खाने के बाद या भोजन में अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स हों, तब ये रिलीज होता है। और वेगस नर्व का भी रोल है शायद, और एक जीआरपी पेप्टाइड का भी। हाँ, वेगस नर्व की उत्तेजना और गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड GRP, ये दोनों भी इसके स्राव को बढ़ाते हैं। लेकिन एक कंट्रोल मैकेनिज्म भी है, जैसे अगर एसिड बहुत ज्यादा हो जाए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर पेट का pH 1.5 से कम हो जाता है, मतलब बहुत एसिडिक, तो गैस्ट्रिन का निकलना अपने आप कम हो जाता है। ये तो एक तरह का नेगेटिव फीडबैक लूप हुआ, शरीर का अपना तरीका एसिड को काबू में रखने का। एकदम सही। ये संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। गैस्ट्रिन पाचन शुरू करने में, खासकर प्रोटीन पचाने के लिए एसिड तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर ये संतुलन बिगड़ जाए तो, जैसे वो ज़ोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम। हाँ, वो एक गंभीर स्थिति है। उसमें एक ट्यूमर गैस्ट्रिनोमा बेहिसाब गैस्ट्रिन बनाता रहता है। इससे एसिड इतना ज्यादा बनता है कि गंभीर अल्सर हो जाते हैं। ओह, नोट्स में ये भी लिखा है कि जो लोग लंबे समय तक PPIs लेते हैं या जिन्हें H. पाइलोरी से क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है, उनमें भी गैस्ट्रिन लेवल बढ़ सकता है। हाँ, क्योंकि एसिड कम होने पर या म्यूकोसा डैमेज होने पर शरीर ज्यादा गैस्ट्रिन बनाकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है, जो कई बार उल्टा पड़ जाता है। तो गैस्ट्रिन एसिड बढ़ाता है। क्या कोई ऐसा भी है जो एसिड कम करता हो, मतलब इसका उल्टा? हाँ बिल्कुल है। यहाँ रोल आता है सोमैटोस्टैटिन का। इससे आप पाचन तंत्र का एक तरह से यूनिवर्सल ब्रेक कह सकती हैं। यूनिवर्सल ब्रेक? ये दिलचस्प है। ये कहाँ से आता है? ये पैंक्रियास के आइलेट्स की D सेल्स और पूरे GI ट्रैक्ट के म्यूकोसा में फैली D सेल से निकलता है। और ये ब्रेक क्या क्या करता है, मतलब क्या क्या रोकता है? इसकी लिस्ट काफी लंबी है। ये गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिनोजन का स्राव कम करता है, पैंक्रियास और छोटी आंत से फ्लूइड का स्राव घटाता है, अच्छा। गॉल ब्लैडर टेस्टिकुलना कम करता है, और तो और इंसुलिन और ग्लूकागान जैसे दूसरे हार्मोन्स का रिलीज भी कम करता है। मतलब कई चीजों पर ब्रेक लगाता है। तो ये तो सचमुच यूनिवर्सल ब्रेक हुआ। और इसका रेगुलेशन कैसे होता है? गैस्ट्रिन का उल्टा होगा शायद। हाँ, काफी हद तक। पेट में एसिड बढ़ने पर इसका स्राव बढ़ता है ताकि एसिड और कम हो, लेकिन वेगस नर्व की उत्तेजना इसे कम करती है। नोट्स में ऑक्ट्रियोटाइड का जिक्र है, जो इसका सिंथेटिक रूप है। वो कई बीमारियों के इलाज में काम आता है। हाँ, ऑक्ट्रियोटाइड सोमैटोस्टैटिन की तरह ही काम करता है, और क्योंकि ये कई चीजों के स्राव को रोकता है, इसे एक्रोमेगेली, कार्सिनॉइड सिंड्रोम, वीआईपीओमा और वैरिसियाई ब्लीडिंग जैसी स्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये दिखाता है कि इसका असर कितना व्यापक है। बिल्कुल, सोमैटोस्टैटिन का काम ही है चीजों को धीमा करना या रोकना। ऑक्ट्रियोटाइड का इस्तेमाल इसी सिद्धांत पर आधारित है। ये फिर से वही बात दिखाता है, संतुलन कितना जरूरी है। ठीक है, तो एसिड का आना जाना समझ आ गया। अब जब भोजन, खासकर जिसमें फैट और प्रोटीन हो, छोटी आंत में पहुंचता है, तब क्या होता है? तब एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी सामने आता है, कोलेसिस्टोकाइनिन यानी CCK। CCK ये कहां से आता है? टेबल में लिखा है ड्यूडेनम और जेजुनम की आई सेल्स से। हाँ, आई सेल से। और जैसे ही फैटी एसिड और अमीनो एसिड छोटी आंत में पहुंचते हैं, ये रिलीज होने लगता है। और ये करवाता क्या है? इसके काम तो बड़े कोऑर्डिनेटेड लगते हैं। पैंक्रियास से एंजाइम निकलवाना, हाँ, ताकि फैट और प्रोटीन पच सके, गॉल ब्लैडर को सिकोड़ना ताकि बाइल निकले और फैट के पाचन में मदद करे, पेट के खाली होने की गति धीमी करना, ताकि आंत को पचाने का वक्त मिले, और स्फिंक्टर ऑफ ओडी को रिलैक्स करना। हाँ, ताकि पैंक्रियाटिक जूस और बाइल आराम से आंत में आ सके। ये तो सचमुच मल्टीटास्कर है, सब कुछ एक साथ मैनेज कर रहा है। बिल्कुल,
CCK ये सुनिश्चित करता है कि फैट और प्रोटीन को पचाने के लिए जरूरी एंजाइम और बाइल सही समय पर पहुंचे और पेट को धीरे धीरे खाली करवा के ये आंत को ओवरलोड होने से बचाता है। नोट्स में लिखा है कि ये न्यूरल मिस्कैरेनिक पाथवे पर भी काम करता है, पैंक्रियाटिक स्राव बढ़ाने के लिए। हाँ, ये इसके एक्शन का एक और पहलू है। मतलब ये हार्मोनल और न्यूरल दोनों तरीकों से काम करता है। अच्छा, अब जब खाना आंत में है और पेट से एसिड भी आया है, तो वहां का माहौल एसिडिक होगा। उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कुछ होता होगा। जरूर, यहीं पर सीक्रेटिन का रोल आता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे ऐतिहासिक रूप से खोजा गया पहला हार्मोन माना जाता है। ओ वाकई, पहला हार्मोन ये कहाँ से आता है? ये ड्यूडेनम और जेजुनम की एस सेल से निकलता है। और इसका मुख्य काम? इसका मुख्य काम है पैंक्रियास को उत्तेजित करना ताकि वो बाइकार्बोनेट HCO3- से भरपूर रस बनाए और छोड़े। बाइकार्बोनेट मतलब एल्कलाइन चीज। हाँ बिल्कुल, ये बाइकार्बोनेट छोटी आंत में पहुंचकर पेट से आए एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब उसकी अम्लता खत्म कर देता है। इसके अलावा ये बाइल का स्राव भी बढ़ाता है और गैस्ट्रिक एसिड स्राव कम करता है। हाँ, इसका निकलना तब शुरू होता है जब ड्यूडेनम में एसिड या फैटी एसिड पहुंचते हैं। तो ये एसिड के जवाब में निकलता है और उसी एसिड को शांत करता है। तो इसका मकसद आंत को एसिड से बचाना और एंजाइम्स के काम करने के लिए सही माहौल बनाना है। एकदम सही। पैंक्रियाटिक एंजाइम एसिडिक माहौल में ठीक से काम नहीं कर पाते। उन्हें एल्कलाइन या न्यूट्रल पीएच चाहिए। सिक्रीटिन वही माहौल तैयार करता है। हमने प्रोटीन, फैट, एसिड की बात की। कार्बोहाइड्रेट, खासकर ग्लूकोज के लिए क्या सिस्टम है? हाँ, उसके लिए है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, शॉर्ट में GIP। GIP नाम से ही लग रहा है ग्लूकोज और इंसुलिन से कनेक्शन है। ये ड्यूडेनम और जेजुनम की K सेल से आता है। सही, K सेल से। और इसके दो काम बताए गए हैं, एक तो गैस्ट्रिक एसिड कम करना और दूसरा इंसुलिन रिलीज बढ़ाना। हाँ, एक एक्सोक्राइन एक्शन एसिड कम करना और एक एंडोक्राइन एक्शन इंसुलिन बढ़ाना। और ये निकलता कब है? फैटी एसिड, अमीनो एसिड और खास तौर पर मुंह से लिए गए ग्लूकोज से। ये मुंह से वाला पॉइंट क्या है? ये बहुत ही दिलचस्प है। इसे इंक्रीटिन इफेक्ट कहते हैं। जब हम ग्लूकोज खाते हैं, बजाय इसके कि वो सीधे नस में दिया जाए, तो आंत से GIP और एक और हार्मोन GLP-1 निकलते हैं। अच्छा, ये पैंक्रियाज को सिग्नल भेजते हैं कि ग्लूकोज आ रहा है, इंसुलिन बनाओ। नतीजा ये होता है कि खाई गई ग्लूकोज की मात्रा के लिए नस में दी गई उतनी ही ग्लूकोज की तुलना में कहीं ज्यादा इंसुलिन निकलता है। अरे वाह, मतलब हमारा पाचन तंत्र पहले से ही तैयारी कर लेता है ब्लड शुगर संभालने की। बिल्कुल, GIP इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। ये शरीर को भोजन के बाद बढ़ने वाले ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। और इसे पहले गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड कहते थे। हाँ, क्योंकि शुरू में इसका एसिड रोकने वाला काम ज्यादा पता था, पर अब इंसुलिन वाला रोल यानी इंक्रेटिन इफेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर डायबिटीज के संदर्भ में। समझ गया। अच्छा, ये सब तो तब होता है जब हम खा रहे होते हैं या खाना पच रहा होता है, लेकिन जब पेट खाली होता है 2 मील्स के बीच में, तब क्या होता है? आंत शांत रहती है? नहीं, शांत नहीं रहती। तब एक दूसरा मैकेनिज्म काम करता है जिसे मोटिलिन चलाता है। इसे आप आंत का हाउसकीपर कह सकते हैं। हाउसकीपर मतलब साफ सफाई वाला? ये कहाँ से आता है? ये छोटी आंत से निकलता है और इसका काम है माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स यानी MMCs पैदा करना। MMCs ये क्या चीज़ है और ये उपवास में क्यों बढ़ता है? MMCs असल में आंत की मांसपेशियों में होने वाले जोरदार लयबद्ध संकुचन की लहरें हैं। ये पाचन के बीच के समय में जब आंत लगभग खाली होती है शुरू होती हैं। अच्छा, ये लहरें पेट से शुरू होकर छोटी आंत के आखिर तक जाती हैं और रास्ते में जो भी बचा खुचा खाना, बैक्टीरिया या मलबा होता है उसे आगे धकेलकर साफ कर देती हैं, ताकि अगली बार जब खाना आए तो आंत तैयार हो। मोटिलिन इन्हीं MMCs को शुरू करवाता है। तो ये आंत की इंटरनल क्लीनिंग सर्विस है। नोट्स में लिखा है कि एरिथ्रोमाइसिन जो एक एंटीबायोटिक है, वो मोटिलिन रिसेप्टर पर काम करके आंत की गति बढ़ा सकती है। हाँ, ये उसका एक जाना माना साइड इफेक्ट भी है। और कभी-कभी इसी प्रभाव का इस्तेमाल उन मरीजों में किया जाता है जिनकी आंत की गति धीमी हो गई हो। ये दिखाता है कि दवाएं कैसे अलग-अलग सिस्टम पर असर डाल सकती हैं। अगला नाम है वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, VIP। नाम थोड़ा मुश्किल है। ये कहाँ बनता है?
ये पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया से निकलता है जो आंत की दीवार में होते हैं, खासकर स्फिंक्टर, गॉल ब्लैडर और छोटी आंत में। और इसके काम? पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का स्राव बढ़ाना और स्मूथ मसल्स और स्फिंक्टर्स को आराम देना। हाँ, मुख्य रूप से ये 2 काम है, फ्लूइड सिक्रीशन बढ़ाना और मसल्स को रिलैक्स करना। इसका निकलना आंत के फैलने और वेगस नर्व से बढ़ता है और तनाव में कम होता है। सही। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आराम की स्थिति इसे बढ़ाता है और सिंपैथेटिक सिस्टम तनाव की स्थिति इसे कम करता है। नोट्स में वीआईपीओमा का जिक्र है। एक ट्यूमर जो बहुत ज्यादा वीआईपी बनाता है और उसे WDHAS सिंड्रोम होता है। वाटरी डायरिया, हाइपोकलीमिया, एक्लोराइड्रिया। ये तो खतरनाक लगता है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। वीआईपीओमा से इतना ज्यादा वीआईपी निकलता है कि आंतों से पानी और पोटेशियम का भयानक लॉस होता है। इससे बहुत ज्यादा दस्त लगते हैं, शरीर में पानी और पोटेशियम की शिद्दत कमी हो जाती है और पेट में एसिड बनना बंद हो जाता है। ये दिखाता है कि वीआईपी का नॉर्मल लेवल में रहना कितना जरूरी है। मसल्स को आराम देने की बात हुई तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO का भी नाम है। ये तो गैस है। पाचन तंत्र में गैस का क्या काम? हाँ, NO एक बहुत ही अनोखा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। गैस होते हुए भी ये शरीर में कई जगह सिग्नल का काम करता है और पाचन तंत्र में भी। यहाँ इसका काम स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना बताया है, खासकर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर LS को। बिल्कुल। LES वो वाल्व है जो खाने की नली और पेट के बीच होता है। NO उसे रिलैक्स करने में मदद करता है ताकि खाना पेट में जा सके। नोट्स में अकेलेशिया बीमारी का जिक्र है जिसमें LES ठीक से रिलैक्स नहीं हो पाता। क्या इसमें NO की कमी होती है? हाँ, ऐसा माना जाता है कि अकेलेशिया में LES के पास NO बनाने वाले न्यूरॉन्स की कमी हो जाती है। इससे LES टाइट रहता है और खाना निगलने में बहुत दिक्कत होती है। ये NO के महत्व को दिखाता है। अब आखिर में बात करते हैं उस हार्मोन की जिसे शायद हम सब महसूस करते हैं, भूख, ग्रेलिन की। हाँ, ग्रेलिन, हंगर हार्मोन। ये मुख्य रूप से पेट से निकलता है। काम सीधा सा है, भूख बढ़ाना। और ये फास्टिंग में बढ़ता है, खाने के बाद कम हो जाता है। बिल्कुल। जब पेट खाली होता है, ग्रेलिन निकलता है और दिमाग को बताता है खाने का टाइम हो गया। नोट्स में 2 खास बातें हैं। एक प्रॉडर-विली सिंड्रोम जिसमें ग्रेलिन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें मरीजों को लगातार बहुत ज्यादा भूख लगती रहती है और उसमें हाई ग्रेलिन लेवल्स का बड़ा रोल है। और दूसरा, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद ग्रेलिन कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि सर्जरी में पेट का वो हिस्सा जहां ग्रेलिन ज्यादा बनता है वो या तो निकाल दिया जाता है या बाईपास कर दिया जाता है। इससे भूख कम होती है जो वजन घटाने में मदद करता है। ये ग्रेलिन की ताकत दिखाता है। तो हमने गैस्ट्रिन से लेकर ग्रेलिन तक कई सारे रेगुलेटरी सब्सटेंस देखे। ये सब मिलकर एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं ना? बिल्कुल सही। ये एक जटिल ऑर्केस्ट्रा की तरह है। हर हार्मोन या पेप्टाइड का अपना साज है, अपना रोल है। कोई पाचन शुरू करता है, कोई उसे धीमा करता है, कोई एंजाइम लाता है, कोई एसिड कंट्रोल करता है, कोई सफाई करता है, कोई भूख जगाता है। और ये सब आपस में और नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर तालमेल बिठाते हैं। हाँ, ताकि खाना सही से पचे, पोषक तत्व मिले और सब कुछ ठीक चलता रहे। ये एक बहुत ही फाइन ट्यून्ड सिस्टम है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये अलग-अलग पदार्थ कितने जरूरी हैं। ये सिर्फ पाचन ही नहीं, बल्कि पोषक तत्वों के अवशोषण, आंत की गति और हमारी भूख तक को कंट्रोल करते हैं। सच में कमाल का सामंजस्य है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इनका संतुलन बनाए रखना सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने उदाहरण देखे, ज़ोलिंगर एलिसन, वीआईपीओमा, एक्लेशिया, प्राडर-विली। ये दिखाते हैं कि सिर्फ एक पदार्थ का लेवल गड़बड़ाने से कितनी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ये संतुलन बहुत नाजुक है। हाँ, बहुत नाजुक। और ये हमें पाचन तंत्र की जटिलता और इसके ठीक से काम करने के महत्व का एहसास कराता है। इस बहुत ही जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है सुनने वालों को भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटरी सब्सटेंस की इस दुनिया की एक बेहतर समझ मिली होगी। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है, नहीं? क्या हमारी आजकल की लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, तनाव का लेवल, क्या ये सब इन हार्मोन्स के नाजुक बैलेंस को बिगाड़ रहा है? सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है तो लंबे समय में इसका हमारे पाचन स्वास्थ्य पर और ओवरऑल हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है? ये कुछ ऐसा है जिस पर शायद हमें और ध्यान देने की जरूरत है।